नमस्कार बच्चों। आज हमारी अर्थशास्त्र की पाठशाला के अंदर हम लेसन नंबर 8 यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 8 करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा लेसन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो बन चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख के आए, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा बेसिक तैयार होता है, उसके बाद ही हमारा ये स्टार्ट होगा। अगर वो आप देख के आए हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल इजी हमारा लेसन है। यदि आप इसको बिल्कुल तरतीब वाइज देखते हैं, साथ साथ चलते हैं और अपनी बुक को फिर साथ में पढ़ते हैं, तो आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट वी स्टार्ट लेसन नंबर 8 यानी समष्टि अर्थशास्त्र। लेसन का नाम है हमारा ये समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा संबंधित धारणाएं। ठीक है, ये हमारा लेसन है। और आज जो टॉपिक है हमारा वो है उपभोग का व्यवहार, यानी उपभोग का व्यवहार हमारा किस प्रकार है। हमारा उपभोग हम यानी सी कंजप्शंस का व्यवहार किस प्रकार है हमारा, या उपभोग फलन कह सकते हैं। यानी हमारा उपभोग किस प्रकार फलनात्मक रूप होता है, किस प्रकार फलन कार्य किस प्रकार करता है हमारा उपभोग। ठीक है, यानी ये होता क्या है पहले तो वो देखो। यानी उपभोग से हमारा अभिप्राय, उपभोग से हमारा अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर, उपभोग से हमारा अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर उपभोग पर जो खर्च किया जाता है, यानी उपभोग के ऊपर जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे ही हम उपभोग कहते हैं, यानी उपभोग व्यय कहा जाएगा। यानी किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर जो उपभोग पर खर्च किया जाता है उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है, यानी आप मान के चलो कि आपकी आय, मान के चलो आपकी आय कितनी है, 5000 करोड़ रुपए है। समग्र का जिक्र है हमारा, सिंगल व्यक्ति का जिक्र नहीं है। हम हमारी समग्र जो आय है वो कितनी है, 5000 करोड़ रुपए है। और इसके अंदर से हम कंजप्शंस कर लेते हैं 4000 करोड़ रुपए की। ठीक है, यानी हमारी जो उपभोग है वो हमारी आय पर निर्भर करता है। उपभोग कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी वो हमारी आय पर निर्भर करता है। यानी हमारा जो वो उपभोग है वो आय का फलन है, यानी फलन आय का फलन है, यानी कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, यानी उपभोग उतना ज्यादा होगा जितनी आय के ऊपर निर्भर करता है। आय जितनी ज्यादा होगी हमारा उपभोग भी उसी अनुसार घटेगा या बढ़ेगा। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा सकते हैं। जैसे ये हमारा ओ एक्स अक्ष है, ये ओ वाई अक्ष है। ठीक है, हमारी जो इनकम है आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, 45 डिग्री के एंगल पर चलना है, 45 डिग्री एंगल लेकर चलना है आपने। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई देता है हमें, लेकिन आपको बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर बिल्कुल सीधा लेके चलना है। और जो कंजप्शन है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमारे पास इनकम, अरे ऐसे नहीं, इनकम इनकम है ना, इनकम लेके चलना है ये, अरे भाई इनकम है। यानी हमारी जो आय है वो 0 से 0 हो सकती है, आय के साधन हमारे पास ना हो तो भी हमारी आय क्या होगी, 0। आय जैसे जैसे बढ़ती है हमारी आय ऊपर की तरफ दिखाई देती है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। लेकिन हमारा उपभोग शून्य नहीं हो सकता। हमारी इनकम यदि 0 हो जाती है तो हम खाना खाना नहीं छोड़ते, यानी हमारा उपभोग ओ वाई अक्ष पर कुछ ऊपर की तरफ होगा, कहीं पर भी हो सकता है। और चलो यहां ले लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएं
और एक बिंदु के बाद यह आय से नीचे स्टार्ट हो जाती है। हमने पिछले डायग्राम के अंदर आपको ये बताया था। ओ एक्स अक्ष पर इनकम को दर्शाया गया है, यानी हमारी वाई को, और इस पर हमारा कंजप्शंस को दर्शाया गया है, यानी सी को। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हमारा सी स्टार्ट होता है, यहां पर हमारी आय है, यहां पर हमारा उपभोग ज्यादा है, यहां पर हमारी इनकम कम है, यानी ओ से सी, ओ से लेकर यहां पर कोई भी नाम रख लें, चलो क्यू नाम लिख देते हैं यहां पर। ओ से क्यू तक हमारी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर यानी उपभोग ज्यादा है, यानी यहां पर हमारी सेविंग खत्म होंगी। या तो हम किसी से उधार लेंगे या हमारी बैंक के अंदर जो सेविंग है उसको निकालना आरंभ कर देंगे हम। लेकिन क्यू पॉइंट के बाद हमारी जो आय है वो ज्यादा हो जाती है और उपभोग व्यय कम हो जाता है, यानी हाँ, यहां पर हमारी सेविंग जुड़नी आरंभ हो जाती है। और ये जो पॉइंट है क्यू, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी लाभ अलाभ बिंदु, यानी यहां पर ना तो हमें लाभ होता है ना हानि होती है। ये बिंदु हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। एक बार एग्जाम के अंदर भी आया था एक अंक का, कि भाई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, यानी लाभ अलाभ बिंदु क्या होता है, जहां पर हमें ना तो फायदा होता है ना हानि होती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको ध्यान से सुनो बच्चों, इसी के ऊपर हमारा बेस्ड है पूरा क्वेश्चन, उपभोग का व्यवहार। ठीक है, यानी क्या किया हमने, ओ और सी न्यूनतम उपभोग स्तर है, सी ओ सी, यहां पर केवल हम खाना खाने लग रहे हैं, ओ सी न्यूनतम उपभोग स्तर है, यहां पर केवल हम खाना खाने लग रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चा बिल्कुल बंद है, उपभोग व्यय पर खर्च करना पड़ता है। भले ही हमारी आय क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें खाना खाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर शून्य आय हो जाएगी तो भी हमें ओसी के बराबर हमें खर्चा करना पड़ेगा। सीसी निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ रही एक रेखा है, जो यह प्रकट करती है कि हमारा खर्च लगातार बढ़ता जाता है। और क्यू बिंदु उपभोग व्यय और आय का ऐसा स्तर है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसे ही लाभ अलाभ बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्यू बिंदु से दाएं तरफ, यानी उपभोग कम और आय ज्यादा हो रही है, इससे यह पता चलता है कि हमारी सेविंग जुड़ रही है। और क्यू बिंदु से बाएं तरफ उपभोग ज्यादा है और हमारी आय कम है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो सेविंग है वो खत्म हो रही है। ठीक है, यानी ये हमारा धनात्मक पॉजिटिविटी यानी धनात्मक बचत के रूप में लेता है, और यहां पर ऋणात्मक बचत के रूप में लेता है। यहां पर हमारा क्या है, ये पॉइंट क्या है, यानी सी ज्यादा है और इनकम कम है, और ये पॉइंट क्या है हमारा, यानी इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगता है आप इसको भली भांति आप अच्छी तरह कर चुके होंगे। अब खर्च किस प्रकार करते हैं, इस पर्सन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यानी उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। उपभोग प्रवृत्ति होती क्या है? उपभोग प्रवृत्ति मीन क्या होता है? प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। चलो, कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे होंगे या किसी को हिंदी में ना समझ में आए, तो इसलिए इसको लिख देते हैं। कई हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं, ये शब्द ना समझ में आते हैं। यानी क्या कहता है, यानी आय के विभिन्न स्तरों पर, आय के विभिन्न स्तरों पर
उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने पर दोनों इकट्ठे लिख दिए, प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, यह आपको इसी बात से समझ में आ गया होगा कि आय के अलग अलग स्तर होते हैं, कभी 0, कभी 10, 20, 30, 40, 50 आय का अलग अलग स्तर होता है और उपभोग भी उसी के अनुसार बढ़ते रहते हैं। 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, यानी आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग का भी अलग अलग मात्राएं होती हैं और इनको प्रकट करने वाली सूची उपभोग प्रवृत्ति कही जाती है। हो गया हमारा उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है। यानी हमारी जो उपभोग प्रवृत्ति है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो हमारी है वो 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट होती है हमारी APC इक्वल C अपॉन वाई। वाई इनकम के अकॉर्डिंग होती है ना, C अपॉन वाई। और ये होती है हमारी MPC यानी चेंज इन C बाय चेंज इन वाई। यानी ये हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति और ये हमारी होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, APC और क्या है हमारी MPC। अब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। APC का फार्मूला याद रखें C अपॉन वाई, MPC का चेंज इन C बाई चेंज इन वाई। APC C बाई वाई, MPC चेंज इन C बाई चेंज इन वाई। इसका अलग अलग विस्तृत रूप हम आपको आगे बताएंगे। C बाई वाई क्यों होती है, चेंज इन C बाई चेंज इन वाई कैसे होती है, ये कैसे होती है, चेंज इन C कैसे निकलती है, ये हम आपको पूरा आपको अच्छी तरह बताएंगे। ठीक है, चलो पहले आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति समझाते हैं। ये ले लें, औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी हमारा APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी समग्र उपभोग तथा समग्र आय, समग्र उपभोग यानी C तथा समग्र आय यानी Y के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी APC क्या होता है, समग्र उपभोग को समग्र आय के अनुपात को APC कहा जाता है। ठीक है, यानी मान लो, यानी आपकी इनकम कितनी है, ये मान लिया 100 करोड़ रुपए आपकी इनकम है और C आपकी मान लिया 80 करोड़ रुपए है। और यदि हमारे को कोई बोले कि इसका APC निकालो तो फार्मूला क्या है, C बाई वाई। और C क्या हमारे पास 80 और डिवाइड बाई क्या दे रखे है Y 100, 0 0 1 0 है। डिवाइड करेंगे तो पता आपको एक 0 है तो एक जो भी नंबर्स है उसके ऊपर पॉइंट लग जाता है, या डिवाइड करके देख लो भाई। APC कितना आ गया हमारा 0.1, 0.8। या अगर इसको हम
प्रतिशत के तौर पर निकालें तो 80/100 मल्टीप्लाई 100, 100/100 कैंसल, यानी क्या आ गया हमारा 80%। एक ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा जो एपीसी है ये 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या आएगा? जो हमारा एपीसी है 0 से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी, और 1 के इक्वल भी हो सकता है, एंड लेस भी। क्लियर है? जो हमारा एपीसी है 0 और 1 के अगर बीच में आ जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा गलत सोल्व किया हमने। क्लियर? यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति केवल C बाई वाई अगर आप याद रखते हैं तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई। समग्र उपभोग को, समग्र आय के अनुपात को ही एपीसी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्या करें? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी। ठीक है, ये क्या होता है? यानी आय में होने वाले परिवर्तन, यानी आय में जो परिवर्तन होता है, यानी चेंज इन वाई बोला ना हमने, आय में जो परिवर्तन होता है के फलस्वरूप, आय ज्यादा है, आय ज्यादा है, फलस्वरूप तो उपभोग भी ज्यादा होगा, आय कम है तो उपभोग भी कम होगा। आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन, उपभोग में होने वाले परिवर्तन, उपभोग का मतलब जो सी में चेंजिंग आएगी, उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, कहा जाता है। यानी एमपीसी इक्वल टू चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। क्लियर है? यानी आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन आता है और उन दोनों के अनुपात को एमपीसी कहा जाता है। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। यानी किसी व्यक्ति की आय 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है, और उसकी आय बढ़कर, उसकी आय बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो जाती है। कितनी हो गई भैया आय में परिवर्तन? 1200 करोड़ हो गई। अब कंजप्शन उसका जो पहले था वो 800 करोड़ रुपए का था, और उसकी जो नई कंजप्शन आया है इनकम बढ़ने के बाद, उसका नई जो कंजप्शन है वो 900 करोड़ की हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां आपने देखा कि भाई चेंज इन वाई, वाई में कितना परिवर्तन आया? 1000 करोड़ था, 1200 करोड़ हो गया। चेंज कितना हुआ है? 200 करोड़। यानी 1200 करोड़ में से 1000 करोड़ को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 200 करोड़ रुपए की चेंजिंग आई। ठीक है, एंड कंजप्शंस के अंदर चेंज इन सी, सी में कितना चेंज आया? 900 करोड़ हो गया है, पहले 800 करोड़ था, तो कितना चेंजिंग आया भाई? यानी 100 करोड़ रुपए की चेंजिंग आई। और यदि हमने इसका एमपीसी निकालना है तो चेंजिंग कितना आया? 200 करोड़। अरे रे,
उल्टा लिख दिया ना, यानी चेंज इन सी होना चाहिए। चेंज इन हमारा, चलो फार्मूला लिख लेते हैं पहले, चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। सी कितना है हमारा 100 करोड़ एंड डिवाइड बाई 200 करोड़, 0 यानी 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। और आपको ये भी बताते चले जो हमारा MPC है वो भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल, और यह 1 से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। MPC भी 0 और 1 के बीच में आएगा और हमारा APC भी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है और औसत उपभोग प्रवृत्ति ये भी इम्पोर्टेंट है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का या तो क्वेश्चन सम आता है या इसका 2 या 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम सीखते हैं, उपभोग तो हमने कर लिया, अब हम सीखते हैं बचत प्रवृत्ति क्या होती है। क्या सीखते हैं, बचत प्रवृत्ति। क्या है बचत प्रवृत्ति? बचत प्रवृत्ति, इसकी परिभाषा लिखेंगे, बचत प्रवृत्ति आय के विभिन्न विभिन्न स्तरों, स्तर है भाई, विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है, ठीक है। यानी आपको पता होना चाहिए, यानी हमारी अगर 1000 आय है तो अगर 100 की बचत करते हैं, 2000 करोड़ की आय है तो 200 करोड़ की बचत करते हैं। यानी अलग अलग स्तर पर आय, अलग अलग स्तर होती है तो अलग अलग उसकी बचत होती है। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, बचत प्रवृत्ति। यानी आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की विभिन्न स्तरों का अनुपात बचत प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। और यह भी हमारा 2 टाइप्स होता है। क्या होता है हमारा 2 टाइप्स, यानी बचत प्रवृत्ति भी हमारी 2 टाइप होती हैं। एक तो होती है हमारी APS, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है S/Y, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा MPS, मतलब मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग। इसका फार्मूला होता है चेंज इन S बाय चेंज इन Y। क्लियर है? इसको आप आराम से, जैसे हमने पीछे किया था उपभोग प्रवृत्ति किया था, उसी प्रकार हम बचत प्रवृत्ति को भी अलग अलग लिख सकते हैं। ये हमारा है औसत बचत प्रवृत्ति और ये है सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों अलग अलग क्या होते हैं, कैसे होते हैं। पहले इसको ले लेते हैं कि भाई औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। यानी औसत बचत प्रवृत्ति APS, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। औसत बचत प्रवृत्ति बचत और
आय का अनुपात है। ये भी तो हमारा वही बोला ना हमने, जो हमारा फार्मूला है वही हमने लिख दिया। जैसे आपने पहले किया था वैसे ही आप इसको लिख दें। यानी औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है, वही लिख दिया। औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे हम इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर ले लें। यानी हमारी आय 100 करोड़ है। कितनी है? 100 करोड़। और हमारी जो बचत है वो 20 करोड़ है। क्या है? 20 करोड़ है। तो यदि हमने इसका एपीएस निकालना है, एपीएस निकालेंगे, क्या फार्मूला है? एस बाई वाई। एस कितना है हमारा? 20 डिवाइड बाई वाई कितना है? 100। 0 to 0, ये 0 है, ये 10 है, 1 नंबर है, और 1 नंबर के ऊपर क्या लग जाता है? पॉइंट। तो 0.2 क्या हो गया हमारा? एपीएस निकला। और ये भी वही हमारा 0, जो एपीएस है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया औसत बचत प्रवृत्ति। अब इसको हम सीमांत बचत प्रवृत्ति के रूप में मापेंगे। यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति के रूप में इसको मापेंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति का फार्मूला क्या बताया था? चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। देखो, इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं। यानी आय में होने वाले परिवर्तन, आय में होने वाले परिवर्तन यानी चेंज इन वाई के फलस्वरूप या के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन यानी चेंज इन एस का अनुपात सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। और एमपीएस का यदि फार्मूला निकाले, चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई, ये होता है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको दर्शाएं। यानी आय आपकी रुपए 100 करोड़ है और नई आय आपकी मान लो 200 करोड़ रुपए हो गई। ठीक है, जब 100 करोड़ आय थी तो आपकी जो बचत है मान ली 20 करोड़ थी। क्लियर है? और जो नई S1 आई ना, जो हमारी S1 है, मान लिया अब 200 करोड़ के होने के बाद हमारी नई जो बचत है वो 30 करोड़ हो जाती है। तो चेंज इन जब y निकालेंगे, 100 से 200 हुई है तो सीधा लिख दें 100 करोड़ रुपए में चेंजिंग आ गई। और चेंज इन s निकालें, 20 से 30 हो गई तो 10 करोड़ रुपए उसकी सेविंग में चेंजिंग आ गई। और यदि हमने इसका एमपीएस निकालना है तो फार्मूला है चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन एस हमारा 10 है और चेंज इन वाई हमारा 100 है। 0 to 0 कैंसल, 1 0 है, 1 नंबर्स के ऊपर क्या हो जाती है? पॉइंट। दिस इज आवर एमपीएस। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है।